कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राजकुमार आज आपके सामने भारत शासन से संबंधित अगला पड़ाव, अगला वीडियो बात कर रहे हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यू में आर्थिक दुर्बल वर्गों के अधिकार, आर्थिक दुर्बल वर्गों के अधिकार के बारे में जो कि नया मुद्दा है। भारत सरकार ने अभी इसको हाल ही में हमारे संविधान में जोड़ा है। आर्थिक दुर्बल वर्गों के अधिकार को इसको हमने अभी हाल ही में जोड़ा है। तो इसको हम लोग इसमें दो तरह के अधिकार दिए गए जो हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट। इन अधिकारों के बारे में हम एक ही वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो में आपको दोनों अधिकार प्राप्त होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है। लेकिन आप लोग देखते होंगे ईडब्ल्यूएस कैसे माना जाता है, 10% कैसे होगा, ये सारी चीज A to Z आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, संवैधानिक अधिकारों में देखें तो राज्य को, अब राज्य का मतलब समझ गए, देश। ए पॉइंट, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान करने की ओर। नागरिकों के आर्थिक रूप से, अब इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, समझ रहे, जिनको फायदा मिल रहा है, SC ST उससे मतलब नहीं है, जो निर्बल वर्ग, जनरल में निर्बल वर्ग, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान करने की ओर, पहला पॉइंट। नंबर 2, निजी शिक्षण सहित शैक्षणिक संस्थानों, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या अप्राप्त हो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, हम कल ही बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अलग अधिकार दिए गए हैं। हम अगली वीडियो बनाएंगे आगे। अल्पसंख्यकों को अलग अधिकार दिए गए, उनको छोड़कर, यानी निजी शिक्षण से शैक्षणिक संस्थानों, चाहे वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या अप्राप्त हो, और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, जो आर्टिकल 15 के 6 में दिया गया है, को छोड़कर क्या किया गया, संस्थान में प्रवेश के लिए ऐसे वर्गों हेतु सीटों के 10% तक आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति प्राप्त है। समझ गए आप? पहली बात तो हम समझ रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति का प्रावधान किया गया है। दूसरा, निजी शिक्षण संस्थानों में चाहे वो राज्य से सहायता प्राप्त हो चाहे न हो, उनके लिए, और अल्पसंख्यकों को छोड़कर आर्टिकल 15 का 6 को छोड़कर संस्थान में प्रवेश के लिए, क्या के लिए, प्रवेश के लिए ऐसे वर्गों हेतु सीटों में 10% तक आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, या समझ पा रहे आप, चाहे निजी शिक्षण संस्थानों से 10% का आरक्षण दिया गया है। एक पॉइंट संवैधानिक अधिकार है। नंबर 2, ये हमें प्रावधान की अनुमति प्राप्त की गई है। आर्टिकल नंबर 2, राज्य को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में 10% का आरक्षण प्रावधान करेगी। ये आर्टिकल 16 के 6 में कहा गया। राज्य को अधिकार है, राज्य को मतलब राज्य को अधिकार है कि नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष के वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों में 10% का आरक्षण, नियुक्ति और पदों के लिए आरक्षण 10% का प्रावधान करेगी। यह आर्टिकल 16 के 6 में कहा गया है। आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपसे पहले बताया, मेरी हर वीडियो को आप नोट करिए। आर्टिकल 16 के 6 में कहा गया कि नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के 10% आरक्षण का प्रावधान करेगी। 16 के 6 में कहा गया है। नंबर 3, राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह कमजोर वर्ग के लोगों की विशेष देखभाल के साथ, कमजोर वर्गों के विशेष देखभाल के साथ शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। देखो, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं वो शिक्षित भी हो सकते हैं। जब देश शिक्षित नहीं होगा तो क्या हमारा राष्ट्र हमारा मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा? नहीं होगा। शिक्षा, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हमें ऊपर ले जाएगी, ज्ञानवान बनाएगी, हमारे देश को प्रगति के पथ पर पहुंचाएगी। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर होगा वो पढ़ भी नहीं पाएगा। आप जानते हैं शिक्षा में कितना पैसा खर्च होता है। तो शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे तथा सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करें। अब आर्थिक रूप से होगा तो सामाजिक अन्याय भी न हो, उनका शोषण नहीं होना चाहिए उनका, कि गांव में बिलम्बरदार से ब्याज पे ले लिए पैसा, ब्याज पे देता जा रहा है, परेशान है।
तो सामाजिक शोषण नहीं, उसकी रक्षा करे, ये आर्टिकल 46 में कहा गया, डीपीएसपी में राज्य का कर्तव्य दिया गया है। तो उसकी इसके लिए फिर जब ये नियम आए तो उसके लिए क्या किया गया, ये हमारे 3 पॉइंट थे संवैधानिक अधिकारों में। यानी पहला था हमने नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक हैं उनके वर्ग की उन्नति हेतु प्रावधान किया गया, जिसमें कि चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान गैर सरकारी हो या सरकारी हो, मतलब सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, अल्पसंख्यकों को छोड़कर 16 के 6 में जो 15 के 6 में जो कहा गया, और प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण 10% होगा स्कूलों में। समझ रहे हैं आप, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% सीटों का आरक्षण दिया गया है। क्लियर। और दूसरा हमने बताया था कि राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर पक्षों के लिए 10% आरक्षण प्रावधान नियुक्तियों में और पदों में, नियुक्तियों जब होती है, भर्तियां होती हैं, वहां 10% आरक्षण। देखो स्कूलों में भर्ती हो गई 10%, यहां भी 10%। और तीसरी बात कही, राज्य को निर्देशित किया गया, नीति के निर्देशक तत्व में कहा गया कि कमजोर वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा, आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दें, और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समाज में क्या हो, उनको शोषण न हो, उनको कमजोरी न हो, या उनको समाज में विवेचित न किया जाए, इसके लिए आर्टिकल 46 में हमने राज्य को निर्देशित किया है। क्लियर। ये संविधान में कहा गया दोस्तों। क्लियर। आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए, आपको एक जगह मिल रहा है। आप मजेदार वीडियो है, आप मेरे वीडियो को पूरा सुना करिए, सुन लीजिए करिए, जब तक सुनेंगे नहीं आपको आनंद नहीं आएगा। और वीडियो को और बार बार सुनिए, आपको लर्न हो जाएगा। आपको एक बार रिकॉर्डिंग करने की जरूरत भी नहीं, आप डाउनलोड करके सुन लीजिए। पहले आपको उसको ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा है वैधानिक अधिकार, लीगल राइट्स। लीगल राइट्स इसमें क्या है, नंबर 1 उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार का आदेश 2019 जो नया आदेश आया है, इसमें क्या था, उच्च शिक्षा विभाग मतलब हायर एजुकेशन, जो डिग्री कॉलेज, हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा विभाग का मतलब है यहाँ बीए वगैरह करते हैं, बीएससी करते हैं, यानी ग्रेजुएशन और पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। आदेश 2019 ये अधिनियम आया, क्या था, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक दुर्बल वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करता है। अब समझ में आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा कहां कहां। ये तो हो गया हमारा संवैधानिक। वैधान में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 2019 आया आदेश, जिसमें शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश के लिए आर्थिक दुर्बल वर्गों को 10% का आरक्षण दिया गया। वहां हमने बात करी थी, चाहे सरकारी सहायता प्राप्त हो चाहे गैर सहायता प्राप्त हो, वहां 10% आरक्षण वहां भी दिया जाएगा, जैसे SC/ST को दिया जाता है, वही तरीका यहां पर, लेकिन 10%। अगला नंबर 2 पॉइंट, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार 2019 का आदेश। इसमें क्या था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में क्या था, केंद्र सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक दुर्बलों को 10% का आरक्षण। सिविल पद और सेवाएं, सिविल सर्विसेज, जो सिविल पद होते हैं उसमें क्या होगा, 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। साफ कहा गया, यह आदेश आया। कार्मिक प्रशासन भारत सरकार 2019 जो पूरे देश के लिए लागू है, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग या कुछ चीजों को हटाया गया है, क्योंकि जिसमें जनरल कैटेगरी को के कमजोर वर्गों को लाया गया है। अगला, केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों शिक्षण वर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों के संवर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में प्रवेश का आरक्षण होगा। सीधी भर्ती की जाएगी पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। दोबारा समझिए, शिक्षक वर्ग संवर्ग से स्पेशल आरक्षण दिया गया, जिसमें कहा गया अधिनियम 2019 में कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय संस्थानों में शिक्षकों के संवर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ये नंबर 3 पॉइंट हो गया। नंबर 4 पॉइंट, विभिन्न राज्य सरकारों के कानून और आदेश आर्थिक दुर्बल वर्गों के EWS को सिविल पदों में और सेवाओं, राज्य सरकार की सेवाओं में और राज्य शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के सिविल पदों का सेवाओं का 10% प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ भी केंद्र सरकार का आदेश है, तो सभी राज्यों को ये कानून दिया गया, सिविल पद हो चाहे सेवा हो चाहे प्रवेश हो चाहे संस्थान हो, 10% राज्यों को भी लागू करना पड़ेगा। EWS के बारे में आप
समझ पा रहे होंगे। आप इसको डिटेल एक बार लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ कार्य प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन अधिनियम 2019 में क्या क्या कहा गया। ये एक बहुत बड़ा आपको जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए ये कानून लाया गया। देखिए दोस्तों, आप संविधान पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग इंटेलिजेंट हैं संविधान में, लेकिन जो संविधान पढ़ने के बाद भी हम लोगों को सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक जगह कंक्लूड नहीं हो पाता। मुझे मालूम है मैं भारत का संविधान का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर इनको कंक्लूड करेंगे मेंस के ओरिएंटेड, तो आप जब तक मेंस के ओरिएंटेड पढ़ लीजिए, एक जगह आपको ये सारे आर्टिकल्स एक जगह मिल रहे हैं, तो आपको फायदा मिलेगा इसमें। आपको रटने में, लर्न करने में, जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो एक ग्रुप में दिए होते हैं 3 पॉइंट, कौन सा पॉइंट महिलाओं का आरक्षण संबंधी, कौन सा ईडब्ल्यूएस से, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इन चीज़ों को लाइन टू लाइन, आप सिविल आईएएस का एग्जाम देखिए, जब आईएएस की परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर लेंदी लाइनें होती हैं, 3 लाइन होंगी, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इनमें से 2 सही है 1 गलत है, कौन सा 1 गलत है 2 सही है, कौन सा बताइए। तो आप देखिए लाइन भी पूरी लेंदी होगी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है गलत है। जब आप एग्जैक्ट नहीं पढ़ेंगे, एग्जैक्ट ऑथेंटिक नहीं पढ़ेंगे, लर्न नहीं करेंगे, हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको दोस्तों मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, आप इन लाइनों को लर्न करिए, समझिए, सिस्टमेटिक समझिए पहले, जब लर्न करिए। और देखो दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने कर लिया है उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप अपने 2 दोस्तों से इसको सब्सक्राइब कराइए। आप इतने लोग हैं, इतना ग्रुप है हमारा, तो 2 लोगों से सब्सक्राइब कराएंगे तो आपके आशीर्वाद का मैं आभारी रहूँगा। और दूसरा, ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपके फ़ायदे के लिए, तो आप जब तक इसका फ़ायदा उठाइए और चैनल को लाइक करिए। कमेंट में कोई बात हो अगर आप कमेंट में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। कमेंट में नहीं तो वीडियो बना के दे दूँगा, बहुत चीज़ें मेरी नज़र में है, मैं बताता रहूँगा। सिविल की जीएस की पूरी क्लासेस आपको देता रहूँगा, और 3 महीने का टाइम है हमारे पास में, बहुत कुछ वीडियो देने वाला हूँ आपको। आप धैर्य के साथ मेरी वीडियो सुनते रहिए। थैंक यू दोस्तों।